हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम गुरु ऑफिशियल। मैं अंजलि फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। ये ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते ही हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से अभी तक किसी ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो पृथ्वी की गतियाँ, इस वीडियो को चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है, घूर्णन और प्रकीर्णन। तो सबसे पहले हम लोग घूर्णन को समझते हैं, उसके बाद प्रकीर्णन को समझेंगे। तो सबसे पहले घूर्णन गति। तब ये गति है क्या? तो ये पृथ्वी की गतियों के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो ये पृथ्वी से रिलेटेड है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो उस चक्र को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को समझाते हैं, ये है अक्ष उसका, मतलब ये पृथ्वी है हमारा और ये अक्ष है। तो जब यहीं पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी यहाँ पर इसका अक्ष है, यहीं पर जब एक चक्कर ऐसे पूरा करती है तो इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। और इस घूर्णन गति को पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है, मतलब एक दिन का समय लगता है इस घूर्णन गति को पूरा करने में। और इसी घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। तो हमारा घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। ठीक है, अब दिन और रात होती है इस गति के कारण, तो इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है, इस घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस गति को दैनिक गति के नाम से जाना जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि दैनिक गति से क्या होता है। तो दिन और रात होता है हमारे दैनिक गति से और घूर्णन गति को दैनिक गति कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रकीर्णन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये भी पृथ्वी से रिलेटेड है, लेकिन ये एक गति है। ये जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्र को पूरा करती है, सूर्य का जब पूरा एक चक्कर पूरा करती है तो उसे प्रकीर्णन गति कहते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये मेरा सूर्य है और ये अक्ष है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार अक्ष है और यहाँ पर पृथ्वी है। तो देखिए, जब पृथ्वी यहीं पर ऐसे इसी जगह ऐसे घूमती है, यहीं पर ऐसे घूमती है, तो इसे हमें घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन जब इसी तरह घूमते पूरा इस चक्र को पूरा कर लेती है तो इसे हमें प्रकीर्णन गति कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सूर्य है। तो जब पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाकर पूरा कर लिया जाता है तो उस गति को प्रकीर्णन गति कहते हैं। ठीक है, और इस गति को पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटा का समय लगता है। 365 दिन और 6 घंटा का समय लगता है इस गति को पूरा करने में। और इसी गति के कारण हमारा लीप ईयर होता है, जो आप लोग जानते हैं। वो कैसे होता है, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 365 दिन और 6 घंटा, तो 4 साल बाद हमारा लीप ईयर होता है। और 4 साल बाद, मतलब 4, इसमें 4 बार 6 प्लस कर देंगे, गुना 4, तो यहाँ 24 आवर हो जाएगा। मतलब कि हमारा एक दिन एक्स्ट्रा, तो एक दिन एक्स्ट्रा मतलब 365 दिन प्लस एक दिन इज इक्वल टू 366 दिन। और हमारा लीप ईयर में 366 दिन होता है। इसी कारण से हमारा लीप ईयर होता है 4 साल बाद। ठीक है, 365 दिन 6 आवर जो होता है, इस प्रकीर्णन गति के कारण हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, अब इससे साल परिवर्तित होता है, तो इसी कारण से इसे वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि वार्षिक गति किसे कहा जाता है, तो प्रकीर्णन गति को वार्षिक गति कहा जाता है। प्रकीर्णन को वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और प्रकीर्णन गति के कारण एक और चीज होती है, हमारा ऋतु परिवर्तन होता है इसी गति के कारण। इससे घूर्णन का कोई रिलेशन नहीं है, बस प्रकीर्णन गति के से ही। प्रकीर्णन गति से दो काम होता है, एक हमारा वार्षिक गति होता है, दिन
वर्ष बदलता है हमारा, और ऋतु परिवर्तन होता है हमारा प्रकीर्णन गति के कारण। ठीक है, ऋतु परिवर्तन ये किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। और ऋतु परिवर्तन का एक और कारण है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव। ऋतु परिवर्तन दो कारण से होता है, एक प्रकीर्णन गति के कारण और दूसरा पृथ्वी के अपने अक्ष के प्रति झुकाव। ठीक है, और कितना में वो झुकाव होता है? तो 23 डिग्री 1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री से ये झुकाव रहता है अपने अक्ष पर। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा देती हूँ। पृथ्वी की दो गति होती है, घूर्णन और प्रकीर्णन। घूर्णन गति, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। इसे पूरा करने में 24 घंटा या एक दिन, 24 घंटा को ही हम लोग एक दिन कहते हैं, उतना का समय लगता है। इस गति के कारण दिन और रात होती है और इसे ही दैनिक गति कहा जाता है। ठीक है, अब परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति, जब पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा किया जाता है तो उसे परिक्रमण गति कहा जाता है, और इसे पूरा करने में 365 दिन 6 आवर लगता है। इसी वजह से 4 साल बाद लीप ईयर होता है, और इसे वार्षिक गति के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इससे हमारा वर्ष परिवर्तित होता है। और परिक्रमण गति के कारण ही हमारा ऋतु परिवर्तन होता है। और ऋतु परिवर्तन का होने के दो कारण है, एक प्रकीर्णन और दूसरा पृथ्वी के अपने अक्ष के प्रति झुकाव। कितने डिग्री से? 23.5 डिग्री से झुकाव। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी से सूर्य की गति, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस, दूरी कितना है। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य बना लेते हैं। ये हमारा सूर्य है और एक दीर्घवृत्ताकार पर्त है। यहाँ पे हमारा पृथ्वी है और यहाँ भी हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी अगर हम लोग बोलें तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14,97,95,900 किलोमीटर होती है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की अगर औसत दूरी पूछा जाए तो 14,97,95,900 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगर औसत दूरी पूछा जाए तो, अगर औसत में पूछा जाए तो औसत में इसकी दूरी होती है, यहाँ लिख देते हैं औसत दूरी। अगर औसत में पूछा गया तो 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14,97,95,900 किलोमीटर होती है, और औसत दूरी, ये औसत दूरी होती है, और औसत पूछा जाए तो 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जब सूर्य दो स्थिति होता है। एक स्थिति जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होती है, और एक स्थिति होता है जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल पास होती है, तो मतलब दूर होती है। तो यहाँ पर देखिए इस स्थिति में सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक है, तो इस समय सूर्य पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल दूर होती है ये स्थिति, तो उस समय की दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, जब ये घटना होती है, जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होती है, तो उस घटना को उपसौर कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि उपसौर किस घटना को कहते हैं। तो जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होता है तो उस घटना को उपसौर कहते हैं। और ये कब होता है? तो ये हमारा 3 जनवरी को होता है। ठीक है, और जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल दूर होती है तो इस घटना को अपसौर कहते हैं। ठीक है, और ये घटना कब होती है? तो ये घटना हमारा 4 जुलाई को होती है। ठीक है, आप लोग देखिए एक ट्रिक से भी याद कर लीजिएगा। उपसौर मतलब छोटा अप,
उप मतलब छोटा, अप मतलब बड़ा। तो ये 3 को होती है, ये 4 को होती है। आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। बहुत बार ये उपस्वर वाला क्वेश्चन बहुत बार देखने को भी मिला है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूर्य की किरण पृथ्वी पर 3 प्रकार से पड़ती है, तो हम लोग चलिए उसको देख लेते हैं ये किस किस तरह से पड़ती है। और इससे कुछ तिथि भी इम्पॉर्टेंट है, डेट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा डे कब होता है और कौन सा डे कब नहीं होता है। तो चलिए हम लोग अब उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है, ठीक है। ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य है, ये नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध है और साउथ ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो देखिए जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर लंबवत रूप से विषुवत रेखा पर पड़ती है, जब सूर्य की किरण लंबवत रूप से विषुवत रेखा पर पड़ती है तो उसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 0 डिग्री कब होता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है जब सूर्य की किरण लंबवत रूप से विषुवत रेखा पर पड़ती है तो वो कितना डिग्री बनाती है। तो कितना डिग्री बनाती है, 0 डिग्री बनाती है। और इसी दिन पृथ्वी पर दिन और रात का मान समान होता है। इसी दिन पृथ्वी पर दिन और रात का मान समान होता है, ठीक है। और ये दिन कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर को दिन पर मतलब हमारे पृथ्वी पर दिन और रात का मान समान होता है, ठीक है। और ये जो 21 मार्च है, 21 मार्च को हम लोग, और ये जो दिन और रात का मान समान होता है तो हम लोग इसे विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव, विषुव कहते हैं। और 21 मार्च को हम लोग शरद विषुव के नाम से जानते हैं। और 23 सितंबर को हम लोग, 21 मार्च को हम लोग वसंत विषुव के नाम से जानते हैं और 23 सितंबर को हम लोग शरद विषुव के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए जब सूर्य की किरण हमारे पृथ्वी पर पड़ती है तो वो 3 तरह से पड़ती है। लंबवत रूप से एक बार हमारे विषुवत रेखा पर पड़ती है, एक बार कर्क रेखा पर पड़ती है और एक बार मकर रेखा पर पड़ती है। तो जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ती है लंबवत रूप से तो वो 0 डिग्री बनाती है। और जब 0 डिग्री बनाती है तो पृथ्वी पर दिन और रात का मान समान होता है। और ये घटना कब होती है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग विषुव कहते हैं, ठीक है। और 21 मार्च को हम लोग वसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर को हम लोग शरद विषुव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब सूर्य की किरण लंबवत रूप से, जब सूर्य की किरण लंबवत रूप से कर्क रेखा पर पड़ती है, जब ये कर्क रेखा पर पड़ती है तब हमारा उत्तरी गोलार्ध में, जब ये सूर्य की किरण लंबवत रूप से कर्क रेखा पर पड़ती है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, तब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटा होता है, ठीक है। जब सूर्य की किरण लंबवत रूप से कर्क रेखा पर पड़ती है 23.5 डिग्री पर तो उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटा होता है। और ये घटना कब होती है, तो ये घटना हमारा 21 जून को होता है, ठीक है। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग कर्क संक्रांति कहते हैं। इस घटना को हम लोग कर्क संक्रांति कहते हैं, ठीक है। जब सूर्य की किरण लंबवत रूप से कर्क रेखा पर पड़ती है 23.5 डिग्री पर तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध पर दिन का मान बड़ा और रात का मान छोटा होता है, ठीक है। और ये कब होती है, तो 21 जून को। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब सूर्य की किरण लंबवत रूप से मकर रेखा पर पड़ती है 23.5 डिग्री पर तो उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन का मान बड़ा और रात का मान छोटा होता है, ठीक है। जब सूर्य की किरण लंबवत रूप से पृथ्वी पर पड़ती है मकर रेखा पर तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध मतलब दक्षिणी गोलार्ध पे दिन का रात बड़ा
और रात का मान छोटा होता है। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग मकर संक्रांत कहते हैं। और ये कब होती है? तो ये 22 दिसंबर को होती है। ठीक है। अब देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कब बड़ा दिन होता है, कब छोटा दिन होता है। तो देख लीजिए, जब उत्तरी गोलार्ध मतलब कि 21 जून को बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पर और छोटा रात होता है, तो उसी दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध पर छोटा दिन होता है और बड़ा रात होता है। आप लोग अपोजिट समझ लीजिएगा। उसी तरह जब दक्षिणी गोलार्ध पर 22 दिसंबर को बड़ा दिन और छोटा रात होता है, तो उसी तरह 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध पर छोटा दिन और बड़ा रात होता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब